नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। कश्मीर में पहलगांव में जो हमला हुआ है, आतंकी हमला, उस पर अभी भी पूरा देश आक्रोशित है और पाकिस्तान की तरफ से भी कई बयान आ रहे हैं, भारत की तरफ से भी कई डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए गए हैं। लेकिन एक बात हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में जो भी निर्णय होते हैं वो पाकिस्तान की आर्मी ही लेती है और वहां पर लोकतंत्र जो है, तो कहे अगर हम कहें तो वो हाशिए पर रहता है और आर्मी के हाथ में ही वहां निर्णय होता है। कई बार वहां कूप भी हो चुके हैं, सत्ता परिवर्तन आर्मी करवा चुकी है। ऐसे में अगर हम देखें तो जब जब भारत और पाकिस्तान में जंग हुई है, चाहे 1965 की बात हो, 1971 हो या फिर कारगिल का युद्ध हो, पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। फिर भी पाकिस्तानी आर्मी हमेशा भारत से भिड़ने को क्यों तैयार रहती है? आखिर सोच क्या है सर उसकी? अमित, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जी पाकिस्तानी आर्मी को क्या मिलता है, मतलब इस तरह के खुराफात से। और मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है कि पिछले 75 साल के इतिहास में पाकिस्तान में ऐसे नेता नहीं हुए जिन्होंने भारत से दोस्ती की, समझौता की पहल ना की हो। उन लोगों ने जी पहल की भी, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने हमेशा उस पहल को नेस्तनाबूद किया, तोड़ा और होने नहीं दिया। तो एक तो अमित, जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में जो प्री पार्टीशन की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, जी उस गवर्नमेंट में ब्रिटिश आर्मी का बड़ा ही डोमिनेंट रोल था। जी और बिल्कुल। पार्टीशन के बाद जो डेमोक्रेसी आई, इंडिया में भी डेमोक्रेसी आई, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी आई, तो इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ने धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाई, स्टेप बाय स्टेप अपनी जड़ें जमाई और मजबूत हो गई। आर्मी को भी एक वेल डिफाइंड रोल दिया गया और आर्मी ने भी उस रोल को बखूबी निभाया। एक वाकया जी है कि एक बार पंडित नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल के.एस. थिमाया को कहा था कि जनरल, सुना है कि रात को आप पार्टियों में थे। उन्होंने जवाब दिया कि प्राइम मिनिस्टर, क्या ये अच्छी बात नहीं कि मैं रात को पार्टियों पे जाता हूँ, आपके खिलाफ कोई कू की प्लानिंग नहीं करता। तो काफी हद तक क्रेडिट हिंदुस्तान में भारतीय सेना नायकों को रहा है, थिमैया जैसे थिंकिंग जनरल्स को रहा है कि इतने बड़े देश के संचालन में डेमोक्रेसी का एक रोल है, डेमोक्रेटिक सेटअप्स का एक रोल है, और आर्मी का भी एक अपना वेल डिफाइंड रोल है। आर्मी ने भी, एयरफोर्स का भी अपना वेल डिफाइंड रोल है, और उस रोल में वो काम करते हैं, बखूबी काम करते हैं और डिलीवर करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, देखिए 1946 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन करके बाबा साहब अम्बेडकर की लीडरशिप में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लीडरशिप में और बाबा साहब अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी की लीडरशिप में, ये 1949 में 26 नवंबर को बन करके तैयार हो गई और 1950 में लागू हो गई। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 25 साल लग गए उनके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, जो 1971-72 में लागू हुई, और उसके बाद 77 में उसको हटा भी दिया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, जियाउल हक। तो देखिए, पाकिस्तान ने कभी भी वहां की आर्मी ने कभी भी डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं किया। अयूब खान, उसके पहले अयूब खान मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, यहिया खान मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। तो मैं तो काफी हद तक क्रेडिट देता हूं भारत में, जो भारत के जो सेना नायक थे, उन्होंने वो ज्यादा ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, ज्यादा ही सुलझे हुए लोग थे, और उन्होंने राष्ट्र के हितों को हमेशा अपने सत्ता लोलुपता से ऊपर रखा, और उन्होंने एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनने में उनका एक कंट्रीब्यूशन था। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान में जो सेना नायक हुए, वो सत्ता लोलुपता में फंस गए, और वो एक के बाद एक, सिकंदर मिर्जा, फिर अयूब खान, फिर यहिया खान, फिर जियाउल हक, फिर उसका परवेज मुशर्रफ, और अब आज के तारीख में वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं बनते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेट वही करते हैं, मतलब कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट एक तरह से वही करते हैं। यहाँ एक बात जो और वो जो अपने एग्जिस्टेंस को, अपने वजूद को, अपने इस तरह के एक्शंस को
वो इस तरह से जस्टिफाई करते हैं। अगर आप असीम मुनीर, जो भी वहाँ के सेना अध्यक्ष हैं, जनरल असीम मुनीर, अगर आपने उनके उस भाषण को सुना होगा तो उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर कल्चरली डिफरेंट। जबकि हिंदुस्तान ने जो इंडिपेंडेंस के टाइम में जो जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी जो थी उसका विरोध किया था गांधी की लीडरशिप में, इंडियन लीडरान ने, कि हम दो नेशन नहीं है, हम एक नेशन है, एक कल्चर है। और जिन्ना ने कहा था कि दो नेशन है, दो कल्चर है। तो और इस बात को असीम मुनीर ने फिर दोहराया, 75 साल बाद दोहराया कि वी आर टू डिफरेंट कल्चर्स, वो अलग कल्चर हम। और एक नंबर दो बात वो कहते हैं कि वो जो इंडियन कल्चर जो है, जिसको वो हिंदू कल्चर की संज्ञा देते हैं, कि वो जो है सो वो एक्सपेंशनिस्ट है और उसने कभी पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, और वो चाहेगा कि पाकिस्तान का रीमर्जर इंडिया के साथ हो। जबकि इंडियन लीडरशिप के मस्तिष्क में कभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं रहा कि पार्टीशन इज अ सेटल्ड इशू, पाकिस्तान इज सेटल्ड नेशन। जब बांग्लादेश को टूटा भी तो हिंदुस्तान ने उसको एक अलग नेशन का वजूद माना, उसने कभी भी उसको अपने में मिलाने की या जोड़ने की कभी कोई कवायद नहीं की। तो ये तो बड़ा सेटल्ड इशू है इंडियन लीडरशिप के दिमाग में कि पाकिस्तान एक अलग देश है, वो एग्जिस्ट करेगा, और वो एग्जिस्ट करे या ना करे उससे हिंदुस्तान के सेहत को बहुत असर नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान को अपने, और खास के वहां की आर्मी को अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए, तो ये हमेशा से ये एक ये लाइन है इसको लेकर के चलना है कि वो रिमर्जर करेगा, और उसी को जिहाद की संज्ञा देते हैं, उसी को जिहाद की संज्ञा देते हैं। और बार बार जो अटैक्स भी किए, वो सब उन्होंने अटैक्स जो किए उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए। और आप एक चीज और देखेंगे कि जब भी कोई पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर लीडर हुआ, जिसने की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉपुलर लीडर हुआ, उसके खिलाफ आर्मी खड़ी। आप जुल्फिकार अली भुट्टो का एग्जाम्पल ले लें, आप उनकी बेटी का एग्जाम्पल ले लें, उसके बाद आप बेनजीर भुट्टो का एग्जाम्पल ले लें, उसके बाद आप नवाज शरीफ। तो वाजपेयी जी से कितना आगे बढ़ गई थी बातचीत, ट्रेड शुरू हो गया था, बस यात्रा हुई थी, उसके बाद उन्होंने, परवेज मुशर्रफ ने उनको जो है सो अपदस्त कर दिया। हाल फिलहाल में इमरान खान ने कई बार ऐसी बातें कही, हालांकि इमरान खान को पाकिस्तानी आर्मी के कंधों पे चढ़ के ही आया था सत्ता में, लेकिन उसका आने के बाद उसने कई ऐसी बातें कही जिसने कहा कि उसने कई बार वहां के लोगों को कहा कि हिंदुस्तान की तरफ देखो, वो इतना प्रोग्रेस कर रहा है, इतना आगे बढ़ गया है, उनके कारणों को तलाशो और उनको फॉलो करो रादर देन कीप ब्लेमिंग देम। तो उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के भी वो रॉन्ग साइड में चले गए। आज वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, लेकिन उनको जेल में बंद कर। तो ये तो एक बहुत बड़ा कारण है कि जो है सो जो ये क्लैश ऑफ कल्चर की जो बात करता है, और क्लैश ऑफ कल्चर में उसने अपने बात को मजबूत करने के लिए, जो मैंने पिछले वाले एक एपिसोड में जो बात कही थी कि वो जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इस्लामिक फ्रिंज एलिमेंट, फंडामेंटलिस्ट फ्रिंज एलिमेंट्स जो है सो उनको ज़ियाउल हक के जमाने से मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, सेंटर स्टेज लाया जा रहा है। एंड अब लश्कर पाकिस्तान आर्मी की आउटफिट है, जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी की आउटफिट है। ये दोनों जो मेन वहां की टेररिस्ट यूनिट जो है, लश्कर तक कुछ हद तक उनकी बात सुन भी लेता है, लेकिन जैश ए मोहम्मद उनकी बात नहीं सुनता। जैश ए मोहम्मद तो जो है सो ISIS और वगैरह जैसे संस्थाएं जो है सो उनसे अपने पावर्स को ड्रॉ करता है। तो ये जो पाकिस्तानी आर्मी अपने सर्वाइवल के लिए अपने देश को बार बार इस तरह के सिचुएशन में झोंक देता है। मैं तो ये कहूंगा कि जहां पर कि लॉस वहां के सिटीजन का होता है। अगर आज भारत ने इंडस ट्रीटी वैली को सस्पेंड कर दिया और पानी को रोक दिया है, तो खेत किसके सूख रहे हैं? खेत तो वहां के किसानों के सूख रहे हैं ना। जाहिर सी बात है। तो पाकिस्तान आर्मी को इनसे कुछ लेना देना नहीं। पाकिस्तान आर्मी को अपने सर्वाइवल के लिए भारत को पिन करते रहना है, और उसको ये लगता है, खास करके 99 के बाद उसको ये लगता है कि चूंकि हम भी एक न्यूक्लियर पावर है, इसलिए न्यूक्लियर पावर के खिलाफ भारत कभी भी अटैक नहीं करेगा। हालांकि भारत ने पिछले 10 साल में सर्जिकल स्ट्राइक किया है, बालाकोट ऑपरेशन किया है, इस तरह की चीजें की है भारत, लेकिन फुल फ्लेजेड अटैक इवन कारगिल की लड़ाई के समय भी हमने अपने पूरी लैंड भी छोड़ा, लेकिन हम कभी घुसे नहीं। हमारी एयरफोर्स ने कभी वहां के एयर स्पेस को इंटर नहीं किया, जो हमारी एयर स्पेस की ऑक्यूपेंसी थी उनको हटाया। तो
वो ये समझते हैं कि अगर हमारा, चूंकि हम न्यूक्लियर पावर है, इसलिए हम पर इंडिया कभी अटैक नहीं करेगा। वो और इस बात का फायदा उठा करके वो भारत के बार बार परेशान करते हैं अपने सर्वाइवल को जस्टिफाई करने। दूसरा जो एक पाकिस्तानी आर्मी का जो एक बड़ा पेन पॉइंट है वो है अफगानिस्तान। और उन्होंने सोचा था कि अफगानिस्तान में जो वहाँ के जो वहाँ की जो सोवियत समर्थित सरकार थी, जो वो गई, मुजाहिदीनों की सरकार जो आई, उसमें कहीं ना जी कहीं अमेरिका और पाकिस्तान की गुटबंदी थी। फिर उसके बाद जब तालिबान जो आए, मुजाहिदीनों भरे तालिबान जो आए, वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान का क्रिएशन था। वो तो एक जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे नसरुल्लाह बाबर, उनका क्रिएशन था तालिबान। जनरल नसरुल्लाह बाबर बेनजीर के जी जमाने में वो मिनिस्टर फॉर इंटीरियर अफेयर्स थे, उन्होंने क्रिएट किया तालिबान। फिर तालिबान सत्ता के बाहर गई, वापस आई इंडिया ने, लेकिन और इंडिया ने क्या है, इंडिया ने तालिबान आने के बाद भी अपनी जो वहां पर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में उनको सपोर्ट करती रही, उनके वेलफेयर एक्टिविटीज उनको सपोर्ट करती रही है। और कमाल की बात तो ये हो गई कि पहलगाम के अटैक के बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर दिया और कहा कि ये नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा पेन पॉइंट है। डूरन लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, उसको लेकर के बहुत टेंशन है। और पाकिस्तान जो है सो कई फ्रंटों पे लड़ रहा है। और पाकिस्तान आर्मी को ये लगता है कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, ये देखिए अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वगैरह तो इस्लामिक स्टेट्स है ना, इनसे तो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वो उसको जो कहते हैं ना वो गमशन, वो मिलता है जी हिंदुस्तान को पिन करने में, जहां पर वो जस्टिफाई करता है, वो ये कहता है कि भाई ये तो दो कल्चर्स की लड़ाई है, हम वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये मतलब ये मोटा मोटी आप हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान आर्मी इन कारणों के पीछे हिंदुस्तान को परेशान करती है, तंग करती है। और जब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान में यह सिलसिला चलता रहेगा और भारत के साथ जी इस तरह के हादसे होते रहे। जी सही कहा सर आपने। मुझे भी एक इमरान खान का स्टेटमेंट याद आ रहा है, जो इमरान खान ने कहा था कि भारत में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो बिल्कुल एक देखने वाली चीज होती है कि कितने आराम से एक प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ देता है और दूसरा प्रधानमंत्री आके उस गद्दी पे बैठ जाता है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन का मतलब होता है खून खराबा और तमाम तरह की और परेशानियां और दिक्कतें। तो पूरी दुनिया जो है भारत के लोकतंत्र को मानती है और हमने भी इस परंपरा को कायम रखा है। और पाकिस्तान की आर्मी जो है, जाहिर सी बात है कि विकास तो वहां पाकिस्तान में बहुत कम हो पाया है और इस कन्फ्रंटेशन को ही उसने एक इंडस्ट्री बना लिया है और इसी इंडस्ट्री पे पाकिस्तान की आर्मी जो है वो वहां चल रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप इस चर्चा में जुड़े और एक थैंक यू। महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने हमसे बात की और विस्तार से और पूरे विस्तार से इस बात को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज के लिए। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।